साथियों को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत यूनिट 4 के कुछ टॉपिक्स के बारे में विस्तार से परीक्षोपयोगी जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें SC ST OBC या बालिका शिक्षा है ना इत्यादि जो बिंदु हैं, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, बहुत सारे बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जो अति महत्वपूर्ण है, परीक्षोपयोगी है। निश्चित रूप से आप सभी को लाभ होने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा। साथियों, वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हम बहुत मेहनत से जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसको एकत्रित करके जो परीक्षोपयोगी संभावित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आपके सम्मुख लाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप सभी का परम कर्तव्य है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप सभी के सम्मुख नई अच्छी जो वीडियो है आप सभी को मिलती रहेंगी और परीक्षा में आप सभी को लाभ होगा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसका जो गठन हुआ है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है, ये आपको बताना है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 341, दूसरा है अनुच्छेद 342, तीसरा है अनुच्छेद 338, चौथा है अनुच्छेद 328। तो सोचिए, समझिए, मनन कीजिएगा और उत्तर की ओर आइए। बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया, जो भारतीय संविधान के 338 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे चल रहे हैं दूसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कितने सदस्य हैं? साथियों, प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है जो उसमें कितने सदस्य हैं। पहला विकल्प है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 7। बताइए सही उत्तर क्या है। साथियों, इसका सही उत्तर है 5। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में 5 सदस्य होते हैं, है ना। अब देखेंगे, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष होता है एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं और कुल सदस्यों की बात करेंगे तो 5 होते हैं। और जो आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ये ध्यान रखिएगा। जो आयोग के अध्यक्ष हैं, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। और ये भी ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 338(2) अनुच्छेद 338(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना से संबंधित है। अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन है वो भारतीय संविधान के 338 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अब ये अगला जो प्रश्न है यह है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। एक तो ये है। दूसरा पूछा जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि जो 338(2) है, ये ऊपर 338 है, नीचे जो है 338(2) है। ध्यान रखिएगा, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है। और 338(2) है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना से संबंधित है। ठीक है। जो 338(2) है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना से संबंधित है और आयोग राज्य के मामले में, केंद्र और राज्यपाल के मामले में अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करेगा। ठीक है। जो आयोग है वो राज्य के मामले में और केंद्र और राज्यपाल के मामले में अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करता है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे, इन बिंदु को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, 2009 में शुरू की गई वह योजना जो समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा व निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई है। ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जो 2009 में शुरू की गई वह योजना जो समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा व निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई है, कौन सी योजना है आपको बताना है। पहला विकल्प है शिक्षा आचार्य योजना, दूसरा है रहबर योजना,
तीसरा है देवभूमि मुस्कान योजना, चौथा साथियों वात्सल्य योजना। तो आपको बताना है कि 2009 में जो कौन सी योजना थी जो समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा व निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई थी। तो साथियों इसका उत्तर है देवभूमि मुस्कान योजना। ठीक है, देवभूमि जो मुस्कान योजना थी वो 2009 में शुरू की गई है और समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा व निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए भी इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे चल रहे हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इस आयोग की स्थापना कब हुई है आपको बताना है। पहला विकल्प है 1993, दूसरा है 1992, तीसरा है 1994, चौथा है 2007। तो आप बताइए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई है? साथियों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना है वो 1993 में हुई है। और ये ध्यान रखिएगा 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना है। ठीक है, राष्ट्रीय 1993 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। ठीक है, 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भी बना है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना भी हुई है। और एक और है 1993 में, ये भी नोट कर लेंगे, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भी हुई है। तो साथियों ये ध्यान रखना है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भी स्थापना 1993 में हुई है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भी स्थापना 1993 में हुई है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी स्थापना 1993 में हुई है। महत्वपूर्ण था, इसको याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत एसटी को शिक्षा, रोजगार, सरकारी पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अधिकार है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत एसटी को यानी अनुसूचित जनजाति को शिक्षा, रोजगार, सरकारी पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अधिकार है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 342, दूसरा अनुच्छेद 343, तीसरा अनुच्छेद 346, चौथा है अनुच्छेद 338। तो बताइए सही उत्तर क्या है इसका साथियों? साथियों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343 में ये वर्णित है कि जो एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति है उनको शिक्षा, रोजगार और सरकारी पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जो प्रश्नों की श्रृंखला हम लाए हैं ये बड़ी मेहनत से कई पुस्तकों, प्रामाणिक पुस्तकों से हमने संग्रह किया है और महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है कि जिनकी संभावना है परीक्षा में पूछे जाने की। तो आप बहुत ही ध्यान से, गहनता से इन प्रश्नों को देखेंगे। छठा प्रश्न है विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले छात्रों को पूर्व से मौजूद शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने पर बनी शिक्षा व्यवस्था क्या कहलाती है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले छात्रों को पूर्व से मौजूद शिक्षा व्यवस्था में, जो शिक्षा व्यवस्था पहले से मौजूद है, शामिल करने पर बनी शिक्षा व्यवस्था क्या कहलाती है? पहला विकल्प है विशेष शिक्षा, दूसरा है सामान्य शिक्षा, तीसरा है एकीकृत शिक्षा, चौथा साथी उपचारात्मक शिक्षा। तो अब आप बताइए कि कौन सी शिक्षा ऐसी है जो विशेष शिक्षा ऐसी है जो छात्रों को पूर्व से मौजूद शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने पर बनी है? तो वो शिक्षा है साथियों एकीकृत शिक्षा। ठीक है, एकीकृत शिक्षा क्या करती है? पूर्व से छात्रों को पूर्व से मौजूद शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने पर बनी व्यवस्था कहलाती है एकीकृत शिक्षा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। सातवां प्रश्न में चल रहे हैं निम्न में से किस अल्पसंख्यक समुदाय को 2014 में अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल किया गया है? देखिए कौन सा समुदाय ऐसा है, अल्पसंख्यक समुदाय तो है लेकिन वो अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणी में पहले नहीं था 2014 से पहले। तो उसको कब अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल किया गया है, किसको शामिल किया गया ये आपको बताना है। पहला है पारसी, दूसरा है जैन, तीसरा है बौद्ध, चौथा है ईसाई।
तो बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या है। 2014 में अल्पसंख्यक की श्रेणी में किसको शामिल किया गया है। यह साथियों जैनों को 2014 में अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल किया गया है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की संकल्पना के लिए उपयुक्त उदाहरण होगा। आपको बताना कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो पूर्वाग्रह की संकल्पना के लिए उपयुक्त उदाहरण होगा। पहला विकल्प है लोगों का एक दूसरे के प्रति समानता का दृष्टिकोण। दूसरा है लोगों द्वारा अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना। तीसरा है लोगों द्वारा एक दूसरे का सम्मान करना। चौथा है श्रेष्ठता व हीनता की भावना। तो बताइए पूर्वाग्रह की संकल्पना के लिए कौन सा उपयुक्त उदाहरण है। तो इसका उत्तर जो है इस तरीके से है, जैसे पहला विकल्प है केवल दूसरा सही है। दूसरा विकल्प है केवल बी सी, यानी दूसरा और तीसरा सही है। तीसरा विकल्प है केवल बी तथा डी, माने कि दूसरा और चौथा सही है। और चौथा है केवल सी, यानी तीसरा सही है। तो इसका उत्तर बताइए सही कौन सा है। इसका उत्तर है साथियों केवल बी तथा डी। तो साथियों केवल बी तथा डी जो है ये पूर्वाग्रह की संकल्पना के लिए उपयुक्त उदाहरण है। बी तथा डी क्या है देखते हैं जरा। बी मतलब दूसरा, जैसे लिखा है कि लोगों द्वारा अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना। ठीक है, जो लोगों द्वारा अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना है वो पूर्वाग्रह की संकल्पना है। अर्थात हम मान लेते हैं कि ये व्यक्ति नकारात्मक है ना, और किसी ने कहा और हमने उसको स्वीकार कर लिया तो वो पूर्वाग्रह की बात हो जाएगी। दूसरा है श्रेष्ठता व हीनता की भावना। श्रेष्ठता और हीनता की भावना भी पूर्वाग्रह की संकल्पना है। ठीक है, इसका उत्तर होगा दूसरा और चौथा। उसके बाद चल रहे हैं हम प्रश्न नंबर 9 में। पिछड़े बालक ऐसे होते हैं। साथियों आपको बताना कि पिछड़े बालक कैसे होते हैं। जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच, और या मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, या उपयुक्त सभी। तो अब आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है साथियों। इसका सही उत्तर है मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे और असमायोजित बच्चे पिछड़े बालक होते हैं। ठीक है, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित जो बच्चे हैं वो पिछड़े बच्चे होते हैं। ठीक है, मानसिक रूप से भी और से अस्वस्थ होते हैं और असमायोजित। ठीक है, समायोजित नहीं कर पाते, अपने आप को परिस्थितियों में ढाल नहीं पाते, तो वो बच्चे पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। 10वां प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर कितनी थी। ठीक है, जो 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें महिला साक्षरता दर का प्रतिशत बताना है आपको। पहला विकल्प है 82.13%। दूसरा है 70.42%। तीसरा 68.31%। चौथा है 72.42%। अब आपको बताना है कि जो महिला का प्रतिशत दर है वो कितना है साथियों। इसका सही उत्तर है साथियों 70.42% महिला साक्षरता दर है। कई जगह आपको पुस्तकों में 70.0% भी ऐसा परीक्षा वाणी में ऐसा दिया गया है, इतना प्रतिशत मान रखा है। ठीक है, 70.0% या 70.42%, लगभग एक जैसा ही है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी सही दे कर सकते हैं। ये महिला प्रतिशत है। और दूसरा पुरुष प्रतिशत जो है उत्तराखंड में जो साक्षरता पुरुष साक्षरता है वो है 87.40। ठीक है, ये पुरुष साक्षरता है, ये ध्यान रखेंगे। ये पुरुष साक्षरता कितनी है 87.40। ठीक है, और महिला साक्षरता है 70.42 या 70.0%। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। 11वां प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जो अपराध को अपना पेशा बना लेते हैं, उनकी जीविका अपराधों पर ही निर्भर रहती है, उन्हें कहा जाता है। तो आपको बताना है ऐसे व्यक्ति जो अपराध को अपना पेशा बना लेते हैं, उनकी जीविका अपराधों पर ही निर्भर रहती है, उन्हें कहा जाता है। पहला विकल्प है प्रथम अपराधी। दूसरा विकल्प है सामान्य अपराधी।
तीसरा विकल्प है साथियों बाल अपराधी, चौथा विकल्प है पेशेवर अपराधी। तो बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पेशेवर अपराधी। जो पेशेवर अपराधी है वो अपराध को अपना पेशा बना लेते हैं और उनकी जो जीविका है वो अपराधों पर ही निर्भर रहती है ना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की गारंटी देता है? तो आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है अल्पसंख्यकों का जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की गारंटी देता है। पहला विकल्प अनुच्छेद 38 तथा 39, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 29 और 30, तीसरा है अनुच्छेद 350 ए और 350 बी, तीसरा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, जल्दी से जल्दी बताइए और वीडियो में कमेंट कीजिएगा। ये जो 15 प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के सम्मुख हम लाए हैं, इन 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा हमको ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों यह है अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद और 29 और 30 में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की गारंटी दी जाएगी। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है अनुच्छेद 29 और 30 यानी दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, उसके बाद 13वां प्रश्न है महिला विकास कार्यक्रम को सर्वप्रथम किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो महिला विकास कार्यक्रम है उसको सर्वप्रथम किस राज्य ने प्रारंभ किया? पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है बिहार। जल्दी बताइएगा ये जो महिला विकास कार्यक्रम है इसको सर्वप्रथम किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया था? बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है साथियों राजस्थान। राजस्थान ने महिला विकास कार्यक्रम को सर्वप्रथम शुरू किया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। देखिए जो प्रतिभाशाली बालक हैं उन बालकों की क्या क्या विशेषता होती है आपको बताना है। देखिए मनोविज्ञान मानता है कि प्रत्येक कक्षा में 1% जो बच्चा है बालक है या जो बच्चे हैं छात्र हैं 1% प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आते हैं। प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 1% जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आते हैं, ऐसा मनोविज्ञान कहता है। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। पहला विकल्प है उत्तम तार्किक चिंतन, दूसरा है समस्या समाधान की अधिक योग्यता, तीसरा है स्वतंत्र व अनुरूप प्रकार का चिंतन, चौथा है उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका जो उत्तर है वो सही है, सभी है। पहला विकल्प है उत्तम तार्किक चिंतन, ये होता है प्रतिभाशाली बालक में। दूसरा समस्या समाधान भी वो कर लेता है बहुत जल्दी। तीसरा स्वतंत्र व अनुरूप प्रकार का चिंतन करता है। ठीक है, स्वतंत्र व अनुरूप प्रकार का। तो इसका पहला विकल्प भी सही है, उत्तम तार्किक चिंतन होगा तभी तो प्रतिभाशाली बालक होगा, और समस्या समाधान वो बहुत जल्दी कर लेता है। स्वतंत्र व अनुरूप प्रकार का चिंतन भी कर लेता है। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण था, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है अंतिम प्रश्न। जब शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चों को समान शिक्षा अवसर प्राप्त हो तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए जो शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित जो बच्चे हैं उन बच्चों को समान शिक्षा अवसर प्राप्त हो, कोई भी भेदभाव ना हो, ऐसी जो शिक्षा है वह कौन सी शिक्षा है आपको बताना है। पहला विकल्प है प्रतिभाशाली बालक, दूसरा है समावेशी शिक्षा, तीसरा है समूह शिक्षा, चौथा है एकीकृत शिक्षा। तो बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चों को समान शिक्षा का प्राप्त होता है, समान शिक्षा का मौका अवसर दिया जाता है। तो इसका उत्तर समावेशी शिक्षा है, ये ध्यान रखिएगा। तो साथियों आप सभी ने आज यूनिट 4 जो कि LT लेक्चरर या अन्य जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के सामने हम सब ने चर्चा की और हम सब ने पढ़ा, गहनता से पढ़ा, परीक्षा उपयोगी पढ़ा। तो निश्चित रूप से आप सभी को इन प्रश्नों से लाभ होगा। और यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।